हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप के इतिहास का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 का 10वां और आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग रीन ऑफ टेरर को देखेंगे, यानी कि आतंक का काल। तो आतंक के काल को देखने से पहले हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन को के फेजेज को एक बार से ब्रीफ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फेजेज को पढ़े आतंक के काल को समझना, रीन ऑफ टेरर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग समराइज करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं पूरी तरह से। तो हम लोग जो कल पिछले लेक्चर में देखे थे कि नेशनल असेंबली का अचीवमेंट क्या क्या था, तो ये जो नेशनल असेंबली का अचीवमेंट था वो एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रथम फेज था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 4 फेज है। तो प्रथम फेज में जो संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उसका जो एक तरह से जो वहाँ पे नेशनल असेंबली का गठन होता है, उसमें 1791 में नया संविधान आता है, उसका जो डिक्लेरेशन निकाला जाता है वो सब फर्स्ट फेज में आता है। अब द्वितीय फेज जो है, यानी कि दूसरा चरण, उसमें उग्र गणतंत्रवाद आता है। इसमें गणतंत्रवाद उग्र रहता है, यानी कि काफ़ी वायलेंस होता है। तो पहले राजतंत्र आता है, उसके बाद गणतंत्र आ जाता है, और इसी में रीन ऑफ टेरर आता है, आतंक का काल। और तृतीय फेज जो आता है, उग्र गणतंत्रवाद को ख़त्म करके वहाँ पे डायरेक्टरी का शासन लागू होता है। और चतुर्थ फेज यानी कि फोर्थ फेज जो है, उसमें तानाशाही एवं साम्राज्यवादी, यानी कि डिक्टेटरशिप एंड इम्पेरियलिज्म आता है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों का चौथा फेज एक तरह से कवर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रीन ऑफ टेरर कैसे हुआ। तो देखिए, फ्रांस में क्या होता है कि जब संविधान बनता है, उसके बाद वहाँ पे जो है गणतंत्र को इस्टेब्लिश करने के नाम पे कुछ लोग जो है, कुछ दल जो है, उसमें खास तौर पे जैकोबियन जो समूह था, वो एक तरह से रेडिकल हो जाता है। ठीक है, वो काफ़ी परिवर्तनवादी रहता है। उसके बाद एक जो फ्रांस में क्रांति हुआ, तो उसके विपरीत लहर जो है, उसके अगल बगल के देश में भी तो राजतंत्र था, तो वहाँ के राजा एक तरह से क्रांति के विरुद्ध कर रहे थे। अब उसमें क्या होता है कि लुई 16 जो होता है, एक बार ऑस्ट्रिया को सहयोग कर देता है। जो फ्रांस जो है उस पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसमें लुई 16 जो है एक तरह से भेद बता देता है, जिसके कारण फ्रांस का हार हो जाता है। तो अब लोग क्या होते हैं, पूरा मतलब माहौल एक तरह से लुई 16 के विरुद्ध हो जाता है। उसके बाद लुई 16 को एक तरह से गिलोटीन पे क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, उसको मतलब मौत का सजा दे दिया जाता है। उसके बाद से 1793 में वहाँ पे संविधान आता है, और संविधान के बाद से वहाँ पे पूरा कन्वेंशन का जो काल चलता है, एक तरह से कन्वेंशन पीरियड बोला जाता है उसको। और उसी काल में जो है एक तरह से आतंक का काल, जो पेरिस में गिलोटीन मशीन बनाया जाता है, और उस पर हजारों लोगों को क्या किया जाता है, मतलब सड़ को डायरेक्ट धड़ से अलग कर दिया जाता है। आप थंबनेल में देखिएगा, गिलोटीन मशीन का पिक्चर आपको दिख जाएगा कैसा होता था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि आतंक का राज क्या था। तो कन्वेंशन शासनकाल के आरंभ से ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में खुलेआम लोगों को सूली पर लटकाया जाने लगा। अब क्या हुआ, जब ये कन्वेंशन का शासनकाल आया, तो जो पेरिस था और जो भी प्रांतीय राजधानी था, वहाँ पे लोगों को सीधे मतलब फांसी पे लटका दिया जाता था, गिलोटीन पे मतलब चढ़ा दिया जाता था एक तरह से। रोचक बात यह है कि सूली पर चढ़ाए जा रहे अधिकतर वे लोग थे जो फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अब सोचो, जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर्स थे, उन्हीं को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो ऐसा क्यों होता होगा? तो लेकिन वो सब जो हुआ वो तो सही था, लेकिन फिर भी इस काल को आतंक का शासन नहीं कहा गया, जिसमें लीडर को चढ़ाया गया, क्योंकि ये सभी कठोर कदम गणतंत्र के शत्रुओं को दंड देने के नाम पर उठाया गया। ऐसा बताया गया, मतलब जिनको भी एक तरह से सूली पर चढ़ाया गया, उनको क्या किया गया, मतलब ये नहीं कहा गया कि हाँ ये लोग क्या गलती, उनको मतलब एक तरह से देशद्रोही करार दिया गया। लोगों को मतलब ये बताया गया कि आप लोग गणतंत्र चाहते हैं, और ये लोग जो है गणतंत्र लाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों को हम सूली पे चढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरह से बहाना जो होता है ना, एक तरह से शोकॉज देना। तो गणतंत्र के नाम पे उन लोगों को फांसी दिया गया। लेकिन आतंक का राज तो इसके बाद शुरू होता है, जब सत्ताधारी लोगों ने व्यक्तिगत एवं राजनैतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को निर्दयता से मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जो लोग मतलब सत्ता में थे, पावर में थे, वे अपने ही क्लोज्ड लोगों को, या शासन में जो लोग भी उनका एक तरह से जो भी हल्का सा भी लगता था कि ये आदमी कल को मेरे लिए खतरा बन सकता है, अपोज कर सकता है, उसको अपने मतलब व्यक्तिगत और राजनैतिक लाभ के लिए जो है उसको मतलब एक तरह से मौत का घाट उतरवा दिया जाता था। और ये जो काल आया, इसको आतंक का राज्य बोला गया।
अगस्त 1792 ईस्वी के बाद फ्रांस में जो है दो सरकार चलने लगा। अब कहीं पे भी दो सरकार चलेगा तो मतभेद आएगा ही आएगा। ठीक है, आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ जहाँ भी गठबंधन का सरकार अभी चल रहा है, कोलिशन का गवर्नमेंट, तो वहाँ पे एक तरह से मतलब पावर शेयरिंग में और भी बातों को लेकर के मतभेद शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी दो सरकार चल रहा था, तो दोनों में क्या होने लगा, मतभेद धीरे धीरे आने लगा। एक कम्यून या पेरिस का सरकार था, यानी कि एक सरकार जो था वो पेरिस में चलता था, और दूसरा जो था वो कन्वेंशन का सरकार था जो पूरे फ्रांस को चलाता था। तो एक था सिर्फ पेरिस, यानी कि हेड था, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेस था, फ्रांस का राजधानी था, उसको चलाता था, और एक पूरे फ्रांस को चलाता था। तो देखा जाए तो जो कन्वेंशन का सरकार था उसका एरिया ज़्यादा था। अब होता क्या, आगे देखिए कि प्रारंभ में दोनों सरकारों में सहयोग रहा, लेकिन बाद में जो है संबंध क्या होने लगा, खराब होते चला गया। अब कम्यून का जो सरकार था, ठीक है, तो कम्यून के सरकार में हर्बर्ट एवं सोमते जो थे वो दो प्रमुख नेता थे, और दोनों थे बर्बर, थे उग्र एवं गैर धार्मिक मानसिकता वाले व्यक्ति थे। यानी कि जो पेरिस में जो सरकार चला था उनके जो लीडर थे वो बर्बर थे, यानी कि काफ़ी रूड थे, वायलेंट थे, यानी कि ज़्यादा वायलेंस में विश्वास रखते थे, और गैर धार्मिक थे, यानी कि रिलीजन में उनका बिल्कुल भी मानना नहीं था, जो संपूर्ण पेरिस की सत्ता का संचालन कर रहे थे। ये जो थे, ये जो हर्बर्ट और ये सोम थे, ये पेरिस को मतलब एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे। तो दोनों के प्रभाव में ही कन्वेंशन ने स्वीकार किया कि फ्रांस को ईसाइयत से मुक्त करना चाहिए। तो जो ये सरकार था, पेरिस वाला सरकार, और जो कन्वेंशन का सरकार, यानी कि पूरे फ्रांस का सरकार, तो ये दोनों लीडर का एक तरह से प्रभाव था, हर्बर्ट और सोमते का। तो इसी दोनों के प्रभाव से कन्वेंशन जो है, यानी कि जो पूरे फ्रांस में सरकार चल रहा था, उसने डिसाइड किया कि जो है एक तरह से देश को क्रिश्चियनिटी से मुक्त करना है, यानी कि रिलीजन और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, दोनों को अलग अलग करना है। जनरक्षा समिति ने भी इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, रोबस्पियर इनसे सहमत नहीं था। अब रोबस्पियर जो है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है कि नहीं, धर्म ईसाइयत को एक तरह से इससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो वस्तुतः जनरक्षा समिति का सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य था रोबस्पियर। तो रोबस्पियर जो था वो जनरक्षा जो कम्युनिटी था, समिति था, उसका अध्यक्ष था वो, और उसमें सबसे ज़्यादा उसका एक तरह से प्रभाव था। जो हर्बर्ट एवं दांते दोनों के प्रभाव को शून्य करना चाहता था, यानी कि जो पेरिस में सरकार चला था उसके लीडर को प्रभाव को क्या करना चाहता था, कम करना चाहता था रोबस्पियर, और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। इसी क्रम में क्या होता है कि रोबस्पियर इन दोनों को धर्म विरोधी कार्यों के लिए गिरफ्तार करवा लेता है, और अंततः मार्च 1795 में क्या करता है, दोनों को गिलोटीन पर चढ़वा देता है। तो यानी कि रोबस्पियर अपने फायदा के लिए, वे लोग एक तरह से गलत नहीं कर रहे थे कि हाँ सरकार को धर्म से मतलब अलग कर रहे थे। तो ये रोबस्पियर जो है लोगों में एक तरह से क्रांति भड़का करके, लोगों को मोटिवेट करके, एक शोकोस दे करके कि ये लोग धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करवा लेता है और गिलोटीन पर चढ़वा देता है। और यहाँ पे क्या होता है, उसका महत्वाकांक्षी को मतलब साफ साफ देखा जा सकता है कि वो अपने फायदा के लिए कहा। इसी क्रम में दांते के साथियों को भी क्या किया जाता है, मौत का सजा दे दिया जाता है। अब संपूर्ण जो कम्यून एवं जनरक्षा समिति पर रोबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन दल का एकाधिकार कायम हो जाता है। अब रोबस्पियर जो था एक तरह से अब पूरा लीडर बन गया। जैकोबिन जो समूह था, एक तो पहले से ही रेडिकल थे, उग्र थे, और उसका नेता बन जाता है रोबस्पियर। 5 अप्रैल 1794 से 27 जुलाई 1794 तक 100 दिन तक वो राज करता है फ्रांस में। और ये जो 100 दिन का समय है वो फ्रांस के इतिहास में रोबस्पियर के तानाशाही एवं निरंकुश शासन के लिए जाना जाता है। उसने जो है इस अल्प शासनकाल में, इस 100 दिनों के शासनकाल में 1400 से अधिक लोगों को मृत्युदंड दिया, यानी कि डेली जो है 140 लोगों को मृत्युदंड दिया हो, 14 लोगों को, डेली 14 लोगों को मृत्युदंड दिया। तब 100 दिनों में वो 1400 लोगों को मृत्युदंड दिया। हालांकि यही तानाशाही शासन क्या होता है, उसके पतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि अब जो जनरक्षा समिति था और कम्यून के सदस्य रोबस्पियर को स्वयं के लिए लगता है कि अब जनरक्षा समिति को लगने लगता है कि ये जो रोबस्पियर है, वो कम्यून का जो सदस्य रोबस्पियर है, वो सबके लिए अब खतरा बनने लगेगा। तो रोबस्पियर के सहयोगियों ने ही उसको क्या किया, समाप्त करने का निश्चय लिया कि नहीं, अभी रोबस्पियर को क्या करना चाहिए, 100 दिन में ही 1400 लोगों को, मतलब डेली 14 लोगों को मरवा रहा है, तो इसको अब खत्म करो, हटाओ इसको अब। तो 27 जुलाई 1794 को क्या होता है, उसे बंदी बना लिया जाता है।
हालांकि उसी समय उसके कुछ साथी जो है उसको क्या करते हैं, कारागार से मुक्त करके ले जाते हैं, लेकिन फिर उसको सेना ने क्या करता है, त्वरित कार्रवाई कर उसी रात उसको पकड़ लेता है और इस प्रकार जो है रोबेस्पियरे को ही गिलोटीन पर चढ़ाकर उसके आतंक के शासन को समाप्त कर देता है और यहीं पे जो है आतंक का काल खत्म हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टरी का शासन आता है। और फिर डायरेक्टरी में जो है नेपोलियन अपना पहुंच बना करके वो जो है एक तरह से तानाशाही शासन एवं साम्राज्यवाद का विस्तार करने के क्रम में आता है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर यानी कि नेपोलियन में देखेंगे। तो आज लेक्चर अब थोड़ा सा अभी और है। तो आतंक के राज के बाद थर्मिडोरिन की प्रक्रिया शुरू हुई। उदार नेता के हाथों में फ्रांस का सत्ता आ गया और रोबेस्पियरे काल के आतंक की व्यवस्था एक तरह से समाप्त हो गई। जैकोबिन दल को क्या किया गया, पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया और आगे इस उदार शासन के समक्ष कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। मसलन बढ़ती हुई महंगाई के कारण कुछ जगह विद्रोह भी हुए और उसी का फायदा क्या करता है, एक तरह से नेपोलियन उठाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।